हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन फॉर फिजिक्स में। ओके, तो बच्चों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हमारा सेकेंड लेक्चर है। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कंडक्शन इन कंडक्टर्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे कंडक्टर्स कंडक्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा था करंट के बारे में एंड वी हैव सीन दैट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, हमने देखा था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो फर्स्ट यूनिट में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो एक टर्म और पढ़ी थी हमने साथ में, पोटेंशियल। और हमने वहां क्या देखा था, हमने वहां ये देखा था कि जो पोटेंशियल है उसका जो वेक्टर एनालॉग है, दैट वेक्टर एनालॉग ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब भी हमें कुछ पोटेंशियल के जैसा यूज करना हो वेक्टर की टर्म में, तो हम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर लिया करते थे। सिमिलरली फिजिक्स में कई जगह ऐसी चीजें हैं जब हम डिस्कस करते हैं तो वहां हमें करंट को एज ए वेक्टर यूज करना पड़ता है। तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी की जरूरत पड़ी फिजिक्स में जो क्या हो, करंट जैसी ही हो लेकिन वेक्टर हो। तो वो जो क्वांटिटी है वो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है करंट डेंसिटी। देखो लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी उसमें हमने ये कहा था कि जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वैसे तो ये टेंसर होता है जो मैंने आपको बताया था। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। और वेक्टर लॉ ऑफ फॉलो को एडिशन नहीं करता तो इसका मतलब है कि जब भी हम फिजिक्स में ऐसी जगह पे जाके फंस जाएंगे जहां हमें करंट को वेक्टर दिखाना होगा तो वहां नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम में जहां पे हमें वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ती है करंट के, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां यूज करेंगे हम करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बताता हूं कि आई कैसे है करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया जे की मैथमेटिकल फॉर्म इक्वल टू आई करंट पर यूनिट एरिया। ये मैथमेटिकल फॉर्म आपके पास है। और जो डायरेक्शन है जे की, डायरेक्शन ऑफ जे, जो डायरेक्शन है जे की वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ जे यानी करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी इज सेम एज दैट ऑफ करंट। जो करंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, वही डायरेक्शन होगी करंट डेंसिटी की। देखो एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पे नोटिस करने वाली है इस डेफिनेशन में वो ये है, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ आ रही है? ये जो क्रॉस सेक्शन है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ये क्रॉस सेक्शन। बात समझ आई? चलो देखते हैं इसको। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर है, ये मान लिया मैंने एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ सपोज एल है, एल इसकी लेंथ है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका। और करंट की डायरेक्शन लेट अस से ये वाली है, ये करंट की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, करंट जा रहा है। तो इसने कहा है कि क्रॉस सेक्शन जो हम चूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास था, इसका टोटल क्रॉस सेक्शन ए है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाता हूं। लेट अस कंसीडर क्रॉस सेक्शन हेयर। मैंने यहां एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन यूज कर लिया और इस क्रॉस सेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से, लेट अस से। तो यहां जो ये क्रॉस सेक्शन जो मैंने यहां चूज किया ना, ये क्रॉस सेक्शन देखो यहां से परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन है करंट की, करंट इस डायरेक्शन में है, सरफेस ये है, ये सरफेस है, ये करंट है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो एरिया है वो 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, किससे, डायरेक्शन ऑफ करंट से। ये बात समझ आई? बिल्कुल आई। फर्स्ट यूनिट में हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो क्वांटिटी क्या थी, वो थी आपके पास एरिया वेक्टर। तो अगर मुझे इसको एरिया वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो ये डेफिनेशन शायद आपने लिख ली होगी, पहले इसको लिख लो एक बार। ठीक है, इस डेफिनेशन को लिख लिया होगा मे बी आपने। चलो इसको करते हैं कंटिन्यू। ये जो एरिया वेक्टर है, देखो एरिया वेक्टर पढ़ा था हमने। एरिया वेक्टर क्या होता है, ये एक वेक्टर होता है जो कि क्या होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू सरफेस एरिया। हमेशा नॉर्मल टू सरफेस एरिया होता है ये सरफेस एरिया। तो ये तो मैंने डिफाइन किया था एरिया के साथ कि जो जे आपके पास है वो करंट पर यूनिट एरिया है। बट अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर फॉर्म मतलब कि अगर मुझे इसको करंट वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं इस सरफेस, ये जो सरफेस मेरा है ए, ये एक सरफेस है ए, अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर,
वो क्या होता है, हमने कहा है कि नॉर्मल टू द सरफेस, तो डायरेक्शन ये होगी, ये डायरेक्शन किसकी है, ए की है, और यही डायरेक्शन किसकी है, यही डायरेक्शन है करंट की। तो वहां जब हमने देखो डेफिनेशन में क्या लिखा, जो आपने अभी डेफिनेशन नोट की है, उसमें हमने ये लिखा था कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास है वो क्या था, वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर था ए। बट अगर मुझे करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है इन टर्म ऑफ एरिया वेक्टर, तो कैसे डिफाइन करेंगे, वहां हम लिखेंगे एरिया, वहां जो एरिया परपेंडिकुलर था डायरेक्शन ऑफ करंट, उसकी जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, ध्यान रखना इस बात का, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर मुझे एरिया वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट करना है करंट डेंसिटी को, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये एरिया वेक्टर है दैट मस्ट बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और अगर एरिया की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये जो एरिया है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात समझ आई, बिल्कुल समझ आई, ठीक है। चलो एक तो चीज थी ये वाला आर्टिकल मैं एच सी वर्मा से करवा रहा हूं, तो एच सी वर्मा सर ने क्या किया है, ये तो केस था जब आपके पास नॉर्मल है, ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता कि ये नॉर्मल ही हो सकता है कि ये किसी सर्टेन एंगल थीटा पे हो। और एक बात और, उन्होंने जो एरिया है उसको एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो स्मॉल सरफेस है उसको डेल्टा एस से रिप्रेजेंट किया है। बट मैं सिंपल बनाने के लिए, क्योंकि जनरली हमने जो पिछली यूनिट में भी एरिया वेक्टर को ए से ही रिप्रेजेंट किया था, इसलिए मैं यहां एस से रिप्रेजेंट ना करके ए से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो दूसरा केस ये है कि अगर ये जो एरिया है या एरिया वेक्टर जो आपके पास है, अभी हम बता रहे हैं, जो वो परपेंडिकुलर ना हो कि ये एरिया क्या हो किसी एंगल थीटा पे हो। कैसे, यानी कि जो एंगल है इस एरिया के बीच में और डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच में वो 90 डिग्री नहीं है बल्कि कुछ थीटा है। सपोज मैंने यहां पे चूज किया, ये मेरे पास है ये एरिया है, ये कोई सरफेस एरिया है, ठीक है। लेट अस से ये जो आपके पास है वो सरफेस एरिया है, ये वाला जो है हमारा वो सरफेस एरिया है, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए से, ठीक है। और ये जो सरफेस एरिया है ना, ये हमारा जो है लेट अस से वो थीटा एंगल पे, ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी है, ये वाली है, तो ये किस एंगल पे है, ये हमारा है जी थीटा एंगल पे। ध्यान से समझना इस बात को, अगर ये थीटा एंगल पे है तो क्या अभी भी हम लिखेंगे J इक्वल टू आई अपॉन ए, क्या ऐसा लिखेंगे, क्या ये अब सही है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास कुछ इस तरह से दे रखा हो कि सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, तब ये जो एक्सप्रेशन था दैट J इक्वल टू करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ट्रू नहीं होगा। ये सिर्फ उसी केस में ट्रू है जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ करंट के। अगर ऐसा नहीं है तो हमें यह क्या करना होगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, रिजोल्व करेंगे इसको। अगर देखो इस एरिया का मुझे क्या करना हो, इस एरिया का मुझे क्या करना है, मुझे वो कंपोनेंट देखना है जो क्या है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, आई के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एंगल यहां बन रहा है, इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट आपके पास होगा वो क्या होगा, ए कोस थीटा। इसका मतलब है कि इस केस में जो J की बात है, J है वो किसके इक्वल होगा, आई अपॉन ए कोस थीटा के इक्वल होगा। ये एक्सप्रेशन ट्रू है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एरिया परपेंडिकुलर नहीं है करंट के बल्कि किसी एंगल थीटा पे है, तो ऐसे केस में हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना होगा उस एरिया का। बात समझ आई, ठीक है जी। बट अगर मुझे इसी को एरिया वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट करना हो, एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एरिया वेक्टर है। अब देखो बात ध्यान से समझेंगे हम, ये एरिया वेक्टर है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, ये थीटा है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल आपके पास है वो थीटा एंगल है। यानी ये जो एरिया वेक्टर है अब वो क्या कर रहा है, करंट के साथ थीटा पे है। जो एंगल है किसके बीच में, एंगल बिटवीन आई एंड एरिया वेक्टर, वो कितना है इस केस में, थीटा। बट हमने क्या कहा था डेफिनेशन में, हमने कहा था कि जो एरिया वेक्टर है दैट मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल, सेम डायरेक्शन में या फिर पैरेलल होना चाहिए किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ आई। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम बात कर रहे हैं एरिया की तो एरिया परपेंडिकुलर होगा किसके, करंट की डायरेक्शन के। जब मैं बात कर रहा हूं एरिया वेक्टर की तो वो क्या होगा, पैरेलल होगा और सेम डायरेक्शन में होगा किसके, करंट के। ये ध्यान से समझना इस बात को। तो यहां पे एंगल क्या है, थीटा है इन दोनों के बीच में। इसको रिजोल्व अगर मैं करूं
तो ये कंपोनेंट होगा कौन सा, a cos थीटा, और ये कंपोनेंट होगा a sin थीटा। और हमने क्या कहा है, पैरेलल कंपोनेंट होना चाहिए करंट के, यानी वही होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन सेम हो टू दैट ऑफ करंट। तो कौन सा होगा, a cos थीटा। तो इस केस में जो बात बनेगी आपके पास वो क्या होगी, J इक्वल टू आई अपॉन a cos थीटा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना? ठीक है जी। यहां से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं, I इक्वल टू जे ए कोस ऑफ थीटा, इसके इक्वल है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू जे डॉट ए। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है किसके लिए, करंट के लिए। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता है, सिर्फ हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इस यूनिट में कई जगह यूज करेंगे करंट डेंसिटी का। जैसे कि एक तो मैं अभी बता देता हूं आपको, लास्ट यूनिट में हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, I इक्वल टू ए एन ई बी डी, ये निकाला था। ए को इस साइड ले आओ, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया इक्वल टू एन ई बी डी। तो क्या हो गया, J करंट डेंसिटी इक्वल टू एन ई बी डी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ आ रही है? वेक्टर फॉर्म में निकाल सकते हो आप इसको, ये J है, ये VD है, ठीक है। लेकिन जनरली आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि J और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको क्या करना है, आपको निकालना है एक एक्सप्रेशन। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, कर दो अब। चलो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस बार आया था, ठीक है। इस बार दोनों क्वेश्चन आए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आया था और मोबिलिटी भी आया था 2 मार्क्स में। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, देखिए क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब एबिलिटी टू मोबाइल, यानी मूव करने की एबिलिटी। जो जितना आसानी से मूव कर पाएगा उसकी मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। देखो यहां अगर आप ध्यान से देखोगे, मोबिलिटी मतलब मोबाइल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। मोबाइल पार्टिकल मतलब जो मूव कर सकता है इजीली। जब हमने कंडक्टर की बात की थी तो उस कंडक्टर में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कंडक्टर के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है पॉजिटिव आयंस और दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन। बट जो पॉजिटिव आयन है यानी कर्नल्स हैं वो काफी हैवी होते हैं और वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी मीन पोजीशन के अबाउट सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, दे कांट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। इट मींस दैट दे आर इमोबाइल पार्टिकल्स। बट on the other hand, electron are very light particles. Light particle है तो that's why they can move freely. वो freely move कर सकते हैं, वो मोबाइल पार्टिकल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो पॉजिटिव आयन से ज्यादा है। ये बात समझे हम। देखो डेफिनेशन ले लेते हैं फिर समझते हैं इसको है क्या। मोबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज क्या होती है? डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां मैग्नीट्यूड डालो, एज रीजन बताऊंगा मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लिया होगा आपने, पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो अब ये पता करना है हमें कि कौन सा पार्टिकल ज्यादा मोबाइल है, इसका मतलब है कि कौन सा फास्टली मूव करता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, मोबिलिटी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम म्यू से, और म्यू किसके इक्वल है? एज पर द डेफिनेशन मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट करो एक बार, इसको समझते हैं। अब इस डेफिनेशन को नोट करो एक बार, फिर समझते हैं कि डेफिनेशन आई कहां से है और ये एक्सप्रेशन में मैग्नीट्यूड क्यों लिया है। ठीक है, कर लिया नोट? चलो देखो अब इसको समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं। लेट अस कंसीडर 2 कंडक्टर्स। ठीक है, मान लो 2 कंडक्टर हमने लिए। ये एक कंडक्टर है मेरे पास, ये किसी एक मटेरियल से बना है, L इसकी लेंथ है और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सिमिलरली एक दूसरा कंडक्टर मैंने लिया और ये जो दूसरा कंडक्टर है इसकी भी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही है जो कि इस पहले कंडक्टर के हैं। ठीक है, इट मींस दैट एरिया और लेंथ दोनों के दोनों कंडक्टर्स का सेम है, बट ये डिफरेंट मटेरियल से बने हैं। ये किसी और मटेरियल से बना है और ये किसी अलग मटेरियल से बना है। अब क्या करो,
हमने यहां एक बैटरी लगाई और वो V पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है किसके, फर्स्ट वाले के अक्रॉस। सिमिलरली एक दूसरी बैटरी मैंने यहां लगाई दूसरे वाले के अक्रॉस, वो भी V पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम जा रहा है, लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, पोटेंशियल भी सेम जा रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन दोनों के अलोंग, उसकी वैल्यू भी सेम होगी। देखो दो कंडक्टर्स लिए, दोनों के दोनों कंडक्टर्स में A सेम है, L सेम है, V सेम है और E भी सेम है, बट मटेरियल डिफरेंट है दोनों। इस बात को ध्यान रखना, ये मटेरियल क्या है, डिफरेंट है। सपोज अब जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में हमने पाया कि ये जो आपके पास इसमें इलेक्ट्रॉन है, लेटर से ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं कि फर्स्ट वाला यहां तक आ रहा है, ये यहां तक है, ये यहां तक है, ये यहां तक है, यहां तक है एंड सो ऑन। और फर्स्ट वाले की इन इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेट अस से वो क्या है, Vd1 है। सिमिलरली सेकंड वाले में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं, लेट अस से हमने कहा कि ये भी मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ज्यादा है, वो ज्यादा दूर तक जा पा रहे हैं। लेट अस से इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, Vd2 है। देखो अभी तक हमने ये देखा है कि जो Vd2 है वो ग्रेटर देन Vd1 है। अब यहां से हम क्या कह पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो सेकंड मटेरियल है उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। ये बात समझ आई, क्यों? क्योंकि वो इजीली मूव कर पा रहे हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहां से ये देख रहे हैं कि जो म्यू है यानी मोबिलिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। ये बात समझ आई? पहली बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है ना, यहां से कि जो जितना आसानी से ड्रिफ्ट होगा इसका मतलब है कि वो उतना ही ज्यादा मोबाइल है, उतनी ही मोबिलिटी उसकी ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहां हम सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों नहीं देख रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्यों लेकर आए हैं, ये बात समझो। देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जब हम कंपैरिजन करें तो जो V और E है वो सेम ही रहे। ऐसा हो सकता है कि एक में E की वैल्यू ज्यादा हो और दूसरे में कम हो, तब इनका कंपैरिजन मैं कैसे करूंगा। देखो ये तो वही बात हो गई, मान लो कोई दो स्टूडेंट हैं और पहले वाले बच्चे ने फिजिक्स में लिए 100 में से 90 मार्क्स लेट अस से, और जो एक दूसरा स्टूडेंट है उनका जो बोर्ड है वो अलग है और उसने 200 में से लेट अस से 160 मार्क्स लिए हैं। और वो जो दूसरा स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मेरे 160 मार्क्स आए हैं और तेरे 90, तो मैं बेटर हूं तुझसे। लेकिन अगर आप अब ओवरऑल हम देखेंगे तो वो 90% गेन किए उस बच्चे ने, लेकिन जो वो दूसरा बच्चा है जो 160 कह रहा है उससे सिर्फ 80% है। तो बेटर कौन हुआ, बेटर वो हुआ जिसके 90% है। इसका मतलब है कि किसमें से उसको क्या चीज दी गई थी और उसने उसमें से कितना गेन किया है वो बताएगा। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कहां से थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हमने देखा था ना जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे आई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तब आई थी जब बैटरी जोड़ी गई थी, बैटरी जोड़ी गई थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स पिक्चर में आया था और तब उसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी वजह से आई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां हमें यह देख रहे हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि पर यूनिट कितना फील्ड हम दे तो उसके साथ कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को गेन किया गया है। इसीलिए जो म्यू है उसको सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लेते हम, बल्कि देखते हैं कि पर यूनिट जब फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो किस हिसाब से उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है। तो इसलिए हमने क्या किया, म्यू को Vd और पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। पहली चीज इस बात को समझना। अभी तक मैंने क्या किया है, मैं दिखा रहा हूं यहां पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड कर रही है। दूसरी बात, अब मैंने यहां इसको वेक्टर नहीं दिखाया, ध्यान से देखो एक बार। अगर मैं म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेक्टर की तरफ में, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, Vd ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, E भी वेक्टर फॉर्म में लिखा, ठीक है। हमने क्या देखा था जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू ईच अदर। ये देखा था हमने, यहां से भी देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। इट मींस दैट अगर मुझे इसको देखना हो तो यहां मुझे एक नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि अपोजिट है तो यहां एक नेगेटिव साइन आएगा। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया है, मैग्नीट्यूड टर्म में लिया है।
म्यू इक्वल टू वी डी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ई, इसलिए मैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ना कि वेक्टर में इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए। दूसरी बात समझ आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेशन तो हमारी ये आ गई कि जो आपके पास चार्ज कैरियर था, चार्ज कैरियर यहां पे इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे किसकी, गैस की बात करते हैं, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ओके, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके पास है, उसमें क्या होते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं चार्ज कैरियर। यहां पे चार्ज कैरियर का मतलब क्या है, जो चार्ज को कैरी करके चलता है। जैसे कंडक्टर के केस में कौन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इसलिए मैंने वहां क्या लिखा है, चार्ज कैरियर लिखा है। ठीक है, तो ये मेरे पास आया मोबिलिटी। बात समझ आ रही है ना? ठीक है जी, मोबिलिटी हमारे पास आ गई जी, दैट इज वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अच्छा, तो देखो अब एक चीज और जो यहां से हम नोटिस करेंगे वो क्या है, लास्ट टाइम कई बार देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जे यानी करंट डेंसिटी में रिलेशन निकालो। अगर मैं यहां से देखूं तो जो हमने निकाला था वी डी, इसका एक्सप्रेशन रखते हैं यहां से, हम जानते हैं व्हाट वी नो, वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूं, इसके इक्वल आपके पास था, तो यहां रखो इसकी वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ई टो अपॉन एम इंटू ई से ई कैंसिल, ई टो अपॉन एम। यहां से देखो एक चीज और निकली है, टो रिलैक्सेशन टाइम। इस बात को समझेंगे, देखो अब यहां से हमने कहा था कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अप्लाई किया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, बट मटेरियल डिफरेंट है। तो ऐसा क्या हुआ कि इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग आई है? तो यहां देखो क्या निकल के आया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम अलग है इन दोनों ही मटेरियल में इस इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। सेकंड वाले में जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है कि यहां पार्टिकल डेंसिटी कम है, n कम है। जितने पार्टिकल कम है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ कोलिजन कम हो रहे हैं। इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन कोलिजन से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ज्यादा है। इट मींस दैट इट हैव मोर टाइम टू एक्सीलरेट। जितना ज्यादा टाइम मिल रहा है, इसका मतलब इसका रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है, दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो इस केस में पार्टिकल डेंसिटी कम है, नंबर ऑफ कोलिजन कम हो रहे हैं, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है। जबकि पहले वाले में पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा थी, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो रहे थे। इट मींस दैट रिलैक्सेशन टाइम कितना था? कम था। तो यहां से हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होने का जो रीजन है वो ये है कि जो टो है सेकंड केस में वो फर्स्ट वाले से ज्यादा है। और इस एक्सप्रेशन से भी हम देख पा रहे हैं कि जो म्यू है वो टो रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। इट मींस दैट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टो के। यानी मोबिलिटी किसी भी पार्टिकल की अगर आपको देखनी है तो हम पता कर सकते हैं अगर हमें उसके रिलैक्सेशन टाइम का पता चल जाए, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? मोबिलिटी। बात समझ आ रही है? ठीक है। मोबिलिटी की आप यूनिट भी निकाल सकते हो। क्या यूनिट होनी चाहिए यहां से मोबिलिटी की? देखें, म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वी डी ड्रिफ्ट ई किसके इक्वल है? वी अपॉन एल, इसके इक्वल आपके पास हो गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकेंड, लेंथ मीटर में, वोल्ट पर वोल्ट। तो क्या हो गया आपके पास? ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। यहां से हमने क्या किया? मोबिलिटी की यूनिट निकाल। ये यूनिट है किसकी? मोबिलिटी की। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपके पास मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी ये बताती है कि कोई भी जो पार्टिकल आपके पास चार्ज पार्टिकल है वो कितना क्विकली बाहर निकलता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट आर्टिकल में हमने छोड़ दिया जो जे आपके पास था, दैट इज आई अपॉन ए। तो इसकी अगर मैं यूनिट निकालूं तो क्या होगी? करंट किस में होता है? एम्पियर में, एरिया मीटर स्क्वायर, यानी एरिया पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आएगी जे की। और वहां हमने ये भी देखा था कि जो डायरेक्शन है करंट डेंसिटी यानी जे की, वो क्या है? वही है जो कि आई करंट की डायरेक्शन आपके पास आई थी। ये बात समझ आई? अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन निकालें। किसके बीच में? मोबिलिटी और करंट डेंसिटी के बीच में। इसको नोट कर लिया? कर लेना चाहिए अभी तक आपको। देखो अब हम बात करेंगे कि
करंट डेंसिटी J और इस मोबिलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है, J और मोबिलिटी में क्या रिलेशन है। अभी अभी हमने निकाला कि जो म्यू है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। और हमने देखा कि जो J है करंट डेंसिटी वो है करंट पर यूनिट एरिया, बट वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई टो अपॉन m, इसके इक्वल आपके पास था। यहां वैल्यू पुट करूं अगर मैं, देखते हैं क्या निकलता है एक बार। जो म्यू है वो किसके इक्वल है, ई टो अपॉन m इंटू ई, तो यहां से मेरे पास आया ई टो अपॉन m, जो रिलेशन अभी अभी हमने निकाला था, ये वही वाला रिलेशन आपके पास है यहां पे, ठीक है। लेकिन एक बात और देखो, अब दूसरी चीज ट्राई करते हैं, I इक्वल टू ए एन ई वी डी, एक एक्सप्रेशन ये निकाला था हमने VD का, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं निकालता हूं I अपॉन ए इक्वल टू एन ई वी डी, यानी J की वैल्यू आ गई, J इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू J अपॉन एन ई। ये वाली जो वैल्यू है, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2 है, इस वैल्यू को उठा करके पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो म्यू की वैल्यू क्या आई, दैट इज मोबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू J डिवाइड बाय एन ई इंटू ई। तो ये क्या है, ये रिलेशन है, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन एल भी लिख सकता हूं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। सो मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू कैन बी रिटन है J एन ई, ई किसके इक्वल होते हैं, V अपॉन एल, तो V अपॉन एल, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन है किसके बीच में, म्यू और J के बीच में, ठीक है जी। तो ये बात थी आपके पास मोबिलिटी की, कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। देखो लास्ट टाइम हम जब बात कर रहे थे कि न्यूमेरिकल्स वगैरह, देखो न्यूमेरिकल वगैरह इसमें से कुछ पूछे जाते नहीं है वैसे आमतौर पे, लेकिन फिर भी देखो, एक तो जो आपके पास था पहला एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था वो था I इक्वल टू ए एन ई वी डी, ये था। इस पे अगर आपके पास क्वेश्चन कभी आएगा तो क्या होगा, करंट दिया हो सकता है, n पार्टिकल डेंसिटी दी मिलेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा, चार्ज हमें पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ सकता है। दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में हो सकता है कि आपको करंट निकालना आ सकता है, तब ये सारी चीज दी मिलेगी। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि पार्टिकल डेंसिटी कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, आपको दिया गया है कॉपर दिया गया है, यू हैव टू गिवन ए कंडक्टर, आपको एक कंडक्टर दिया गया है, सपोज वो कॉपर का बना हुआ है, वो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे देगा, ठीक है, और दूसरा उसने करंट भी बता दिया कि करंट ये है, और बोल दिया कि उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो, ई भी हमें पता है, एन का नहीं पता, एन कैसे निकालेंगे, कॉपर आपको दे रखा है, कॉपर का एटॉमिक मास दिया मिलेगा, कितना है 63.5 AMU, ये आपके पास हो गया। दूसरा पार्टिकल डेंसिटी दी मिलेगी, डेंसिटी लेटेस्ट से दे दी उसने 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी दे दी आपको, ठीक है। सपोज ये डेंसिटी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे हम 1 मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, क्योंकि देखो डेंसिटी क्या होती है, रो क्या होती है, बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर मुझे मास निकालना है किसमें, 1 मीटर क्यूब में, दैट इज मास ऑफ 1 मीटर क्यूब कॉपर। 1 मीटर क्यूब कॉपर का जो मास है वो क्या दे रखा है इसने, 9000 किलोग्राम दे रखा है। ये बात समझ आई, ओके। और केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, फिजिक्स में भी हम 11th में पढ़ के आए हैं कि अगर आपको 63.5 AMU दे रखा है कॉपर का एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या है कि 63.5 ग्राम जो कॉपर आपके पास है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.23 या 6.022 इंटू 10⁻23, कुछ भी ले लो, 02 भी दे रखा है कई बुकों में, यहाँ पे 22 और 23 भी दिया होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो गया, 1 ग्राम में लेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 63.5। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, यहाँ ग्राम है और हमारे पास यहाँ 9000 किलोग्राम है, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर क्यूब, यानी कि आपके पास टोटल इसमें, यानी 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर में इतने किलोग्राम उसका मास है, तो इतने मास में कितने नंबर ऑफ एटम आपके पास होंगे, यानी अब लेते हैं हम 9000 किलोग्राम था, यानी 10⁻3 ग्राम, इतने ग्राम ऑफ कॉपर का जो टोटल नंबर ऑफ एटम आपके पास होंगे वो कितने होंगे, 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय 63.5 इंटू 9000 इंटू 10⁻3। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें नंबर ऑफ एटम दे देगा। एन की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, VD इक्वल टू आई डिवाइड बाई ANE। आई दिया गया है, एन हमने निकाल लिया, ए दिया है, ई हमें पता है।
ठीक है, एक तो क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के, इससे ज्यादा नहीं आएगा कभी भी सीबीएसई में, अगर इस पे से क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉरी मोबिलिटी से। मोबिलिटी का एक्सप्रेशन मैंने निकाला म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मुझे इसको पोटेंशियल के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई किसके इक्वल अपॉन वी डिवाइड बाय एल, यानी वी इंटू एल। ठीक है, इस पे अगर देखो क्वेश्चन आ सकता है तो क्या हो सकता है, यहां से मोबिलिटी भी पूछ सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पूछ सकता है। लेट अस से आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, आ सकता है, अगर आएगा तो बोर्ड में, बाकी मुश्किल ही है, यहाँ से क्वेश्चन बनाते नहीं है जनरली, न्यूमेरिकल नहीं डालता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है या फिर एक एक्सप्रेशन डालता है यहाँ से 2 मार्क्स में। ठीक है, तो देखो ये कंडक्टर आपके पास दे रखा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया मिलेगा, इसकी लेंथ दी मिलेगी, लेंथ दे दी, और उसने कहा कि यहाँ एक बैटरी लगा दी है, सपोज यहाँ पे उसने एक बैटरी लगा दी है 120 वोल्ट की। ओके, 120 वोल्ट की एक बैटरी लगा रखी है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेटर से 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और इसने कहा मोबिलिटी, तीसरी चीज दे रखी है मोबिलिटी, और जो मोबिलिटी दे रखी है वो लेटर से 6 × 10⁻⁻⁶ क्या निकाली थी हमने यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, दोबारा दिखा देता हूं, सॉरी मोबिलिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, वी वोल्ट, लेंथ मीटर, यानी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये यूनिट आपके पास आई थी। ठीक है, ये आपके पास म्यू दे रखा है, और पूछ लिया इसने कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ जी कितनी होएगी, निकालो इस एक्सप्रेशन से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू वी म्यू एल, वी म्यू डिवाइड बाय एल, सॉरी वी डिवाइड बाय एल इंटू म्यू, इसके इक्वल आपके पास होनी चाहिए, तो निकाल लो सिंपल। वी कितना दे रखा है, 120 वोल्ट दे रखा है, और ये दे रखा है 6 × 10⁻⁻⁶, लेंथ दे रखी है 1, दैट इज 720 × 10⁻⁻⁶। क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। बात समझ आई? तो बड़ा सिंपल है, बस इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, और लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिए इस वीडियो को शेयर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, काफी सारे बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इस इंपॉर्टेंट है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सभी लिंक डिस्क्रिप्शंस में है। जिन बच्चों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, और साथ के साथ आई बटन भी हमने यहाँ पे इस वीडियो के बीच में डाला हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सुरक्षित रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।